नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में मैं पुरुषोत्तम गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं मार्क्सवाद। यस, तो मार्क्सवाद में हम अभी तक पढ़ चुके हैं मार्क्स का जीवन परिचय, मार्क्स के विचारों के स्रोत, मार्क्स की रचनाएं और मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत और मार्क्स की इतिहास की आर्थिक व्याख्या। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। देखिए, इससे पहले मैं बता दूं कि 12वीं पॉलिटिकल साइंस के लगभग मेरे चैनल पर 80 के लगभग वीडियो हो चुके हैं और इंग्लिश के भी वीडियो बन चुके हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो ये आई बटन में जाकर के देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या चाहे तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको कैसा भी लगे कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, वर्ग संघर्ष। देखिए, वर्ग संघर्ष का जो कॉन्सेप्ट है, मार्क्सवाद का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, उसका सार है। मार्क्स वर्ग संघर्ष के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए ही ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उसकी राज्य की धारणा, वो सब इसी पर टिकी हुई है। मैंने आपको बताया भी था कि मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक बार फिर इसका ईयर लिख देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मार्क्स की जितनी भी रचनाएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं ये 1848। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जो शुरुआती लाइन है वो इस प्रकार है, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी मार्क्स मानता है कि अब तक जो भी इतिहास घटित हुआ है उसमें वर्गों के मध्य संघर्ष रहा है। तो बात करते हैं वर्ग क्या है और संघर्ष क्या है। देखिए, इसमें दो वर्ड है, वर्ग और संघर्ष। अब वर्ग से वैसे हम आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे सामान्य वर्ग के लोग, जैसे अमीर वर्ग, जैसे गरीब वर्ग, जैसे आप और भी वर्ग, लेखक वर्ग, श्रमिक वर्ग, इस प्रकार वर्ग की हम बात करते हैं, है ना। तो मार्क्स के अनुसार वर्ग क्या है? मार्क्स के अनुसार वर्ग से आशय है, वर्ग में जो लोग होते हैं उनके आर्थिक हित के आधार पर वर्ग बनते हैं और उनके आर्थिक हित एक समान होते हैं। जैसे पूंजीपति, जितने भी पूंजीपति होंगे उनके आर्थिक हित एक समान होंगे। जैसे मजदूर, जैसे किसान, जैसे व्यापारी, जैसे जमींदार, है ना। तो इनके आर्थिक हित एक समान होते हैं। तो मार्क्स का मानना है कि समाज में दो वर्ग होते हैं आर्थिक आधार पर। मेनली दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग वो होता है जिसके पास उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है। अब आप यहां देखिए, आपको नजर आएगा ये वर्ग वो है जिसके ऊपर उत्पादन के साधनों पर अधिकार है, इसके पास है, इसके पास है। यानी मार्क्स का मानना है कि जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधनों पर अधिकार होगा वह वर्ग समाज को डोमिनेट करेगा, संस्कृति को डोमिनेट करेगा, वह वर्ग राजनीति को डोमिनेट करेगा, यानी सभी जगह उसी का वर्चस्व रहेगा। और इस वर्ग को मार्क्स कहता है शोषक वर्ग।
क्योंकि ये शोषण करता है, और जिसका शोषण किया जाता है उस वर्ग को मार्क्स कहता है शोषित वर्ग। तो मार्क्स के अनुसार अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कहां लिखा है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है। और वर्ग से क्या आशय है? वर्ग से आशय है कि उस आर्थिक हितों से संबंधित वे लोग जिनके हित एक समान हों, वो एक वर्ग में आते हैं, जैसे मजदूर, जैसे किसान, जैसे जमींदार, जैसे पूंजीपति, ये अलग अलग वर्ग हैं। और इन वर्गों में एक वर्ग शोषक वर्ग, इसके पास उत्पादन के साधनों पर अधिकार है, दूसरा वर्ग शोषित वर्ग है। मार्क्स कहता है कि जैसे जैसे हमने जैसे मार्क्स के ऐतिहासिक व्याख्या पढ़ी है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत पढ़ा है, तो मार्क्स कहता है कि जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है, इन वर्गों में परिवर्तन होता जाता है। जब उत्पादन का आधार श्रम था तो एक वर्ग श्रम का शोषण करने वाला था और एक शोषित होने वाला था। जो शोषण करने वाला वर्ग था उसे मार्क्स कहता है मालिक, और दूसरा वर्ग जो शोषित है उसे कहता है दास। आगे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आया, कृषि का आविष्कार हुआ, जमीन उत्पादन का आधार बनी, तो यहां पर शोषक वर्ग जो था उसके पास कृषि पर अधिकार था, कृषि भूमि पर अधिकार था, और मार्क्स ने इसे नाम दिया था सामंत। और दूसरा वर्ग था किसान। वर्तमान समय में मार्क्स कहता है जो पूंजीवादी अवस्था चल रही है, फैक्ट्री प्रणाली के आने के बाद अब उत्पादन का आधार हो गया पूंजी, जिसके बाद पूंजी वो फैक्ट्री लगाएगा, वो उद्योग करेगा, वो पैसा कमाएगा। तो इस समय जो उत्पादक वर्ग है वो है पूंजीपति, और यही शोषक वर्ग है। और शोषण किसका हो रहा है? मजदूरों का। तो मेरे हिसाब से आप वर्ग समझ चुके हैं कि वर्ग क्या है मार्क्स के अनुसार। अब बात करते हैं संघर्ष की। देखिए संघर्ष क्या है? संघर्ष की बात आते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। संघर्ष का अर्थ हमें लगता है क्रांतियां हो रही है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, विद्रोह हो रहे हैं सरकारों के खिलाफ। लेकिन मार्क्स ने कहा कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी ऐसा तो है ही नहीं कि अब तक के इतिहास में हमेशा लोग क्रांतियां करते रहे, आंदोलन करते रहो, सड़कों पर आए हो, राजाओं के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ आंदोलन करते रहे हो, ऐसा नहीं है। तो मार्क्स ने कहा संघर्ष से क्या आशय है? संघर्ष से आशय है अगर असंतोष हो, रोष हो, है ना, क्रांति हो, असहयोग हो, ये सब जो है इस संघर्ष के पर्याय हैं। यानी कि आज एक मजदूर का शोषण हो रहा है, वो रोड पे क्रांति नहीं कर रहा है, वो सरकारों के खिलाफ खड़ा नहीं है, लेकिन उसके मन में असंतोष है। किसान का शोषण हो रहा है, उसके मन में असंतोष है, रोष है, वो चाहता है पूंजीपति समाप्त हो, पूंजीवादी शोषण समाप्त हो, है ना। तो ये असंतोष, ये रोष, ये असहयोग और आगे चल करके क्रांति, ये सब संघर्ष के रूप हैं। तो यानी मार्क्स कहता है कि अब तक जिस भी वर्ग का शोषण हुआ है उसके मन में असंतोष कहीं ना कहीं रहा है, रोष रहा है, चाहे उसने प्रकट किया हो या नहीं किया हो, चाहे उस दास ने मालिक के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया हो या ना किया हो, चाहे उस किसान ने उस जमींदार के खिलाफ, सामंत के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया हो या ना किया हो, चाहे उस मजदूर ने पूंजीपति के खिलाफ क्रांति की हो या ना की हो, उसके मन में संघर्ष की भावना रही है, असंतोष की भावना रही है, और ये लगातार बनी रही है और रहेगी जब तक कि इस वर्गीय व्यवस्था का अंत नहीं हो जाता है। देखो मार्क्स के मित्र थे फ्रेडरिक एंजल्स, है ना। फ्रेडरिक एंजल्स ने वर्ग संघर्ष के ऊपर अपने एक कमेंट लिखा अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द फैमिली, स्टेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैंने आपको जो बुक्स रचनाएं थी मार्क्सवादी उसमें बताया था इंपॉर्टेंट रचनाएं। तो ओरिजिन ऑफ द फैमिली, स्टेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी नामक बुक में एंजल्स ने कहा है कि जो पहली उत्पीड़क संस्था थी वो कौन सी थी? परिवार। पहली उत्पीड़क शोषक संस्था जो थी
वो थी परिवार, और जिस वर्ग का सबसे पहले शोषण हुआ वो था महिलाएं, नारी, है ना, स्त्री। इस वर्ग का सबसे पहले शोषण हुआ, और शोषण किसके माध्यम से हुआ? परिवार नामक संस्था के माध्यम से होता है। एंजल्स कहता है कि जैसे कृषि का आविष्कार होता है, हल का आविष्कार होता है, और इस आविष्कार के साथ निजी संपत्ति का उदय होता है, और इस निजी संपत्ति के लिए संघर्ष होता है, और यहां से वर्ग संघर्ष की शुरुआत होती है। यानी कृषि, हल, और उससे परिवार, परिवार से निजी संपत्ति, और निजी संपत्ति की धारणा ने संघर्ष को जन्म दिया। उससे पहले व्यक्ति कहाँ था? जंगलों में था, कंदमूल फल खाता था, उसमें एकत्र करने की भावना नहीं थी, तो संघर्ष की भावना भी नहीं थी। लेकिन कृषि का आविष्कार हुआ, कृषि के आविष्कार की वजह से लोग एक जगह रहने लगे, स्थायी रहने लगे, इससे परिवार नामक संस्था का उदय हुआ, और जब बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह रहने लगे तो समाज और ग्राम नामक संस्था का उदय हुआ, और उनके मध्य जो संपत्ति है उस पर अधिकार करने की लालसा बढ़ी, और इस लालसा ने संघर्ष को जन्म दिया। ये मानना है फ्रेडरिक एंजल्स का। देखिए बुक का इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, नाम ध्यान रखिएगा, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, स्टेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये बुक ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इस बुक में उन्होंने ये बताया है। अब बात करते हैं इसकी आलोचना की, जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है इसकी आलोचना। देखो सबसे पहले तो कहा जाता है इसको एकांगी और दोषपूर्ण। भाई एकांगी और दोषपूर्ण का मतलब क्या? एक तरफा। ये सिर्फ एक तरफा चित्र खींचता है समाज का, कि समाज में सिर्फ संघर्ष होता है। दोषपूर्ण इसलिए ही है क्योंकि ये सहयोग की जो उम्मीद है, आशा, उसको छोड़ देता है। आलोचक कहते हैं समाज का आधार क्या है? सहयोग है, ना कि संघर्ष। अब तक जो समाज में विकास हुआ है, समाज में लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, यही समाज का आधार है, ना कि संघर्ष। तीसरी आलोचना कहते हैं कि समाज में सिर्फ दो वर्ग नहीं, मार्क्स कहता है हमेशा दो वर्ग रहते हैं, लेकिन ये कहते हैं सिर्फ दो वर्ग नहीं होते हैं। मार्क्स ने कहा या तो सामंत और किसान होगा, खेती और मजदूर होगा, या पूंजीपति और मजदूर, दो वर्ग होंगे जो आपस में आमने सामने होंगे। लेकिन आलोचक कहते हैं कि दो वर्गों के अलावा भी बहुत सारे वर्ग होते हैं, मध्यम वर्ग होते हैं, जो दोनों वर्ग के बीच का वर्ग भी होता है। चौथी आलोचना कहते हैं कि मार्क्स जो बताता है वो तो सिर्फ आर्थिक वर्ग है ना, लेकिन आर्थिक वर्ग और सामाजिक वर्ग एक समान नहीं है। है ना, मार्क्स जो किसान की बात करता है, जो पूंजीपति की बात करता है, जो मजदूर की बात करता है, वो सिर्फ आर्थिक वर्ग है, सामाजिक वर्ग नहीं। जैसे भारत में सामाजिक वर्ग रहे हैं, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये हमारे यहाँ पर वर्ग रहे, तो ये वर्ग जो थे ये सामाजिक वर्ग थे। मार्क्स कहता है क्रांति कौन करता है? मजदूर करते हैं। लेकिन अब तक का इतिहास कहता है कि क्रांतियों में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? बुद्धिजीवियों का। तो मार्क्स की ये धारणा कि क्रांति करते हैं कौन? मजदूर करते हैं, ऐसा नहीं है। और मार्क्स कहता है कि अब तक का इतिहास सिर्फ वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ऐसा भी नहीं है। इतिहास में संघर्ष के अलावा सहयोग और विकास के भी बहुत सारे जो स्वरूप है वो देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है। इसका महत्व यह है कि इस सिद्धांत ने मजदूरों को एकत्र करने में, जागृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनको एक वैचारिक आधार दिया है कि किस प्रकार पूंजीपति और मजदूर एक नहीं हो सकते, या तो पूंजीपति को हटना पड़ेगा या मजदूरों का शोषण ऐसा ही चलता रहेगा।
और इसी को आधार बना के आगे चल करके साम्यवादी क्रांतियां हुई है। ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।